हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। टुडे आवर सब्जेक्ट इज ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। और काफी सारे स्टूडेंट्स के कहने के ऊपर जो है मैंने ये वीडियो बनाया जिसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनका एमएसटी चल रहा है, तो मैं वहाँ पे कुछ टॉपिक जो है उसके लिए रिवीजन वीडियो बनाऊँ। तो इसको हम बड़ी क्विकली करेंगे। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ recruitment, explain the process of selection, explain various methods of doing the job analysis. अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जो कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल फ्रीली और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट फ्रीली प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। मेरी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा इसको हम क्विकली करेंगे। ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, इट्स द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। तो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं वेरियस पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स जिसके द्वारा ह्यूमन बींग्स को डील किया जाता है। और वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द पर्सोनल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इसका फंक्शन जो होता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट डिपार्टमेंट। और उसी तरह ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमने ह्यूमन बींग्स को इस तरह से डेवलप करना है, ट्रेन करना है कि जिसके साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हों, साथ के साथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटल गोल्स भी अचीव होनी चाहिए। So human source management is the planning, organizing, directing, and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of the human source to the end that the individual and social objective they are accomplished. तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ह्यूमन बींग्स को प्रोक्योर करना है, किस तरह से उसको डेवलप करना है, किस तरह से उसको हमने रेमुनरेशन देनी है, किस तरह से उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करना है, किस तरह से उनको हमने रिटेन करना है, जब वो गुड बाय कहते हैं तो किस तरह से हमने उसको डील करना है। और उसी के साथ ही क्या है कि ह्यूमन बींग्स को हमने इस तरीके से डील करना है कि हमारे पर्सनल, हमारे और उनके इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल गोल जो है अचीव होने चाहिए। Human resource management is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employees and attending to their labor relation, health, safety, and fairness concern. तो जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर है कि जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट इस बात के ऊपर फोकस करती है कि एम्प्लॉय जो है दे आर द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स ही है। अगर इनके साथ इनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, इनको प्रॉपर्ली डेवलप किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को ये यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। तो दे आर दी ह्यूमन कैपिटल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। So what is the nature of the human resource management? That is the inherent part of the management. ये जो फंक्शन है that is the job of every manager, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे वो फिनांस का है, चाहे वो मार्केटिंग का है, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं तो ही इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सोनल फंक्शन। हर एक मैनेजर के पास ये ह्यूमन रिलेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो लोगों की मैक्सिमम कॉपरेशन ले सके। प्रिवेसिव फंक्शन का मतलब है कि ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो लो लेवल पे है, सबको ये काम जो है परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, चाहे वो फोरमैन है, कि उनका जो डीलिंग है दैट इज विद द ह्यूमन बींग्स और उनको हमने किस तरह से जो है डील करना है। बेसिक टू ऑल फंक्शनल एरिया, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फिनांस है, एवरी मैनेजर फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम वर्किंग इन एनी डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म द पर्सोनल फंक्शन। पीपल सेंटर्ड, यहाँ पे जो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट है, क्योंकि ये लोगों के साथ डील करती है, उनको हमने किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से ट्रेन करना है, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर है, चाहे वो एजुकेटेड वर्कर है, चाहे वो मैनेजरियल है, नॉन मैनेजरियल है, प्रोफेशनल है। तो ये लोगों के साथ डील करता है, हर कैटेगरी के लोगों के साथ ये डील करता है, हर बंदे से कॉपरेशन लेना है, काम लेना है।
Personal activities or function. Personal management involves in several function concerned with the management of the people at work. तो सेपरेट डिपार्टमेंट जो है बनाया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली जो है डील किया जा सके, उनके ऊपर फोकस रखा जा सके। और ये जो फंक्शन है दैट हैज टू बी परफॉर्म कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने एक गोल खत्म होता है तो दूसरा गोल शुरू हो जाता है, तो हमें हर वक्त ह्यूमन बींग के साथ डील करना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ये जो है दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। किस तरह से, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं दे कम फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, तो किस तरह से हमने उनको मोटिवेशन देनी है। और मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है दैट इज ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट परसेप्शंस होती हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और उसी तरह जब हमने ह्यूमन बींग्स को डील करना है तो हमें काफी सारे जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ताकि हम लोगों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सर्विस फंक्शन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट जो है इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप मैनेजमेंट से लेके जो मतलब उन सबको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमने ह्यूमन बींग के साथ डील करना है और मैक्सिमम कॉपरेशन ऑब्टेन करना है। The Indian Institute of Personnel Management describe the scope के ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की बाउंड्री क्या है, पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। इसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। The personal aspect is concerned with the manpower planning, recruitment, selection, placement, promotion, demotion, termination, training and development, retrenchment and layoff, wage and salary administration, incentive and productivity। ये वेलफेयर एस्पेक्ट के अंदर के जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको हमने एमिनिटीज, बेनिफिट और वेलफेयर फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करनी है, वर्किंग कंडीशंस कंड्यूसिव प्रोवाइड करनी है, कैंटीन, क्रेच, रेस्ट रूम, लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, सेफ्टी, वॉशिंग फैसिलिटी, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज की फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करनी है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर है कि जो इंडस्ट्रियल पीस है, जो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन भी जो है कंड्यूसिव होना चाहिए। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, ज्वाइंट कंसल्टेशन, नेगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन करके स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे। मैन पावर प्लानिंग, देखो यहाँ पे होता है कि टोटल मैन पावर हमें कितनी चाहिए, नंबर कितना चाहिए और किस क्वालिटी की चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इतनी मैन पावर की शॉर्टेज है, जिसके बेसिस पे हमारे आगे जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इसी मैन पावर प्लानिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द राइट काइंड ऑफ पर्सोनल एट द राइट टाइम, ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो स्मूथली चलना चाहिए। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, तो ये मैन पावर प्लानिंग से ही हमें पता चलता है कि हमें किस कैटेगरी के लोग जो है कितना नंबर उसके अंदर चाहिए। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास अप्लाई करें, उनको हम वैकेंसीज नोटिफाई करते हैं। सिलेक्शन के अंदर स्क्रीनिंग होती है कि जिन लोगों को, ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी जॉब के लिए जो सुटेबल होते हैं। प्लेसमेंट का होता है कि जब हम पर्सन को सिलेक्ट कर देते हैं तो उसको स्पेसिफिक जॉब असाइन कर देते हैं जो उसकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे उसको स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है ताकि व्यक्ति जो काम करते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर सके। उसी के साथ ही जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी जो पर्सनल गोल्स हैं, क्योंकि उनकी भी जो स्किल सेट है उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन सा मेथड ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेगुलर पीरियड के बाद, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। ये जो है जजमेंट उसको ट्रेनिंग, यहाँ पे देखते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो किस तरह से ट्रेनिंग देके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो एक्सीडिंगली वेल करते हैं तो उनको हम किस तरह से रेम्यूनरेट और मोटिवेशन दे सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है ताकि पता चल सके कि एम्प्लॉय कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उनको प्रमोशन देनी है, इंक्रीमेंट्स देनी है, तो दैट डिसीजन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। और उसी तरह मोटिवेशन, क्योंकि वर्क फोर्स जो है ह्यूमन बींग्स को सबसे ज्यादा डील करना मुश्किल होता है, उनकी हम नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं।
कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो फाइनेंशियल इंसैनिटी से मोटिवेट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल, तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह से हम उनको मोटिवेशन दे सकते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस के अंदर इजाफा हो सके। और उसी तरह जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनको सुटेबली हमने जो है रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहें और मोटिवेशन के साथ काम करें। और उसी तरह जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं कि उनका रिटायरमेंट, जैसे पीपीएफ काटा जाता है, जनरल प्रोविडेंट काटा जाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है और उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और उसी तरह पर्सनल पॉलिसीज़ का रिव्यू देखा जाता है, ऑडिट किया जाता है, देखा जाता है कि ये आज के सिनेरियो के अंदर सूटेबल है या नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल होते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव स्टेप है जिसके अंदर हम वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर देखते हैं कि नंबर एंड काइंड ऑफ पर्सोनल कितने चाहिए। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें। तो जो वैकेंसीज होती हैं उनको हम इंटरनल सोर्सेज से फिल कर सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी फिल कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे होता है कि वैकेंसीज नोटिफाई की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, क्योंकि जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का पूल बन जाता है जिसके अंदर से हम राइट काइंड ऑफ पर्सन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ए लिंकेज एक्टिविटी जो कि उन लोगों को जिनको जॉब चाहिए और उन लोगों को जिन लोगों को पर्सन चाहिए उनके साथ जोड़ती है। इट्स ए लिंकेज एक्टिविटी bringing together those who with job and those seeking jobs. So what are the sources? इंटरनल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज के अंदर ट्रांसफर, प्रमोशन, एम्प्लॉय रेफरल, फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड प्रीवियस एप्लीकेंट्स। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, कैजुअल कॉलर एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं हर जॉब के लिए, टॉप मोस्ट पोजीशंस के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसफर के अंदर क्या होता है कि आपका डेजिग्नेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहती है, आपका सैलरी भी सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ द पर्सन फ्रॉम द प्रेजेंट जॉब टू द अदर सिमिलर प्लेसेस। तो यहाँ पे रैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पे ट्रांसफर के साथ क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं डोंट इंक्रीज विद ट्रांसफर, बट लेकिन कॉस्ट जो होती है वो बढ़ी जाती है, क्योंकि कई बार कई जगह पे सरप्लस होता है, कई जगह पे डेफिशिएंसी होती है। तो जहाँ पे सरप्लस होता है उसको डेफिशिएंट जो प्लेसेस होती हैं या ब्रांचेस होती हैं या डिपार्टमेंट्स होती हैं वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है। और ट्रांसफर के समय ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को हमने ट्रांसफर करना है ही इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दैट जॉब। और उसी तरह क्या होता है कि ट्रांसफर और जॉब रोटेशन इस वजह से भी की जाती है ताकि एम्प्लॉय की लर्निंग के अंदर इंक्रीजमेंट हो सके। प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि आप जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको मैनेजर बना के भेजा जाता है, आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है, रैंक बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हर पोजीशन जो खाली होती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही भरा जाता है। तो ये एक मोटिवेशनल टेक्निक भी होती है। जो लोग काम करते हैं उनकी डेडिकेशन, कमिटमेंट बढ़ जाती है कि मुझे ही प्रमोशन मिलेगी। एम्प्लॉय रेफरल जो है दैट इज द गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि जो ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। जब कोई वैकेंसी होती है तो उनको कहा जाता है कि आपकी निगाह में अगर कोई अच्छा सुटेबल इस वैकेंसी के लिए कोई सुटेबल एप्लीकेंट है तो आप रिकमेंड कर सकते हो। इससे बेनिफिट होता है कि ये बहुत ही कम कॉस्ट पे हमें पर्सन अवेलेबल हो जाते हैं। बस इसका थोड़ा सा लिमिटेशन होता है कि जब एम्प्लॉय रेफरल से बंदा आता है तो वो कई बार सिमिलर होता है और जिससे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी कई बार बन जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉय जो होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं या किसी रीजन वजह से वो काम छोड़ के गए होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि
को भी कहा जाता है कि आप कुछ रिकमेंड करो, या वो उनके पास जो फ्री टाइम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना डिवोट करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि ये ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जानते होते हैं। प्रीवियस एप्लीकेंट जो है एक इंटरनल सोर्स नहीं है, जिन लोगों ने प्रीवियसली अप्लाई किया होता है बट उनको उस वक्त हमने जॉब नहीं ऑफर की होती, तो उनको हम जब वैकेंसी होती है तो दोबारा से जो है कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज के मोराल इंक्रीज होता है क्योंकि ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कल्चर का पता होता है और काफी कम कॉस्ट पड़ता है। लॉयल्टी भी प्रमोट होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट के अंदर भी रिडक्शन होती है और ये रिलायबल प्रोसेस है। डीमेरिट ये है कि देखो, जो व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसके पास नए आइडियाज नहीं होते और मैनेजमेंट की चॉइस भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो अगर हम बाहर से लेते तो हमारे पास ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा यंग ब्लड आता, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ वेल अवेयर होता है। और उसी तरह जिनको प्रमोशन या सिलेक्शन नहीं होती उनका मोराल जो है डाउन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेज जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है वो वहाँ पे रजिस्टर करते हैं। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी होती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को कांटेक्ट किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, तो जॉब सीकर और जॉब गिवर जो है उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है इकट्ठा करती है। एडवर्टीजमेंट जो है दैट इज द बेस्ट मेथड, जिसके अंदर क्या होता है कि हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर, लोकल, नेशनल प्रेस, ट्रेड, प्रोफेशनल जर्नल्स के अंदर जो है एडवर्टीजमेंट देते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास काफी चॉइस भी आ जाती है। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स के अंदर क्या होता है कि देखो, कई बार जैसे कई लोगों को पता चलता है तो वो हमें एप्लीकेशन जमा करवा जाते हैं। तो जब वैकेंसी होती है तो हम उस फाइल के अंदर से देखते हैं, जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुला लिया जाता है। और उसी तरह के प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं जो कि प्लेसमेंट सर्विस जो है अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती हैं। तो जॉब सीकर की लिस्ट इनके पास होती है तो ये एक्सेस प्रोवाइड करती है। और उसी तरह इनके जर्नल्स होते हैं तो जहाँ पे हम वैकेंसी जो है उनके बारे में भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च लेबोरेटरी, स्पोर्ट फील्ड एंड इंस्टीट्यूट जो होते हैं, फर्टाइल होते हैं, जहाँ पे जैसे एमबीए के कोर्सेज हैं तो वहाँ पे या इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं तो वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यंग जनरेशन आती है कि जो काफ़ी क्वालिफाइड होती है। मॉडर्न मेथड के अंदर नेटवर्क इवेंट्स होते हैं, जैसे जॉब के मेले लगते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और उसी तरह बॉडी शॉपिंग, जिसके अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है लीज पे अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह ही सोशल मीडिया के द्वारा भी क्या है कि हम अपने वैकेंसीज को एडवर्टाइज कर सकते हैं और सुटेबल कैंडिडेट जो है प्राप्त कर सकते हैं। कैजुअल कॉलर होते हैं जो समय समय पे कॉल करते रहते हैं। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम कैजुअल कॉलर के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनको हम बताते हैं कि ये हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो हमें लेबर प्रोवाइड करते हैं, जब भी हमें लगता है कि हमें लेबर चाहिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है। वॉक इन एंड राइट इन्स आजकल ये बहुत पॉपुलर है कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि एप्लीकेंट जो है अपना रिज्यूम और सर्टिफिकेट्स के साथ आ सकता है। राइट इन के अंदर जॉब सीकर जो होते हैं अपनी रिटन इंक्वायरीज भेजते हैं और उनको कहा जाता है कि कम अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें। और उसी तरह टॉकन्स के अंदर जो जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आपने एक स्पेसिफाइड डे पे रिक्रूटर के साथ बातचीत के लिए बुलाया जाता है और यहाँ पे आपको इस स्टेज पे एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। हेड हंटर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि मतलब देखते रहते हैं कहाँ पे टैलेंटेड लोग अवेलेबल हो सकते हैं। और रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से भी हम जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर जो फर्म्स होती है वहाँ पे भी देखा जाता है कि कौन से वहाँ पे टैलेंटेड स्टाफ क्या है। उनको देखा जाता है कि ज़्यादा उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती हैं, जिसको हम कोचिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी जॉब के साथ मैच करते हैं। Selection process is a tool in the hands of management to differentiate between the qualified and the unqualified applicant. तो इसके अंदर से हमने जो हमारे पास रिक्रूटमेंट के द्वारा जो एप्लीकेशंस आती हैं
जॉब्स में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिनके पास स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंसी है, उनको ही हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, या कई तरह के टेस्ट भी होते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी हो सकती है। तो सिलेक्शन जो है कैंडिडेट को 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करती है, जिनको हमने जॉब ऑफर करनी है और जिनको हमने जॉब ऑफर नहीं करनी। बेसिक पर्पस जो होता है कि राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट जो है सिलेक्ट होना चाहिए, और सिलेक्शन के अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा कैंडिडेट को स्क्रीनिंग होती है। कैंडिडेट को जो है काफी सारे हर्डल जो है क्लियर करने पड़ते हैं, ता जाके अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये सुटेबल है, उसके बाद उसको जॉब जो है प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है एम्प्लॉयमेंट के 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज जो है रिक्रूटमेंट है, जो कि पॉजिटिव स्टेप है, जिसके अंदर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास अप्लाई करें। सिलेक्शन जो है दैट इज़ द सेकंड फेज, जिसके अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारी स्क्रीनिंग करते हैं ताकि हमारे पास राइट कैंडिडेट ही सिलेक्ट होके आए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि देखो अगर साइंटिफिक सिलेक्शन है तो उसकी साइंटिफिक प्लेसमेंट होगी, और जिससे क्या है कि गलत पर्सन हमने रिक्रूट नहीं किया तो उससे हमारी काफ़ी कॉस्ट भी सेव हो जाती है। एब्सेंटिज़म, लेबर टर्नओवर भी लो होती है, और वो एम्प्लॉयी डेडिकेशन के साथ काम करता है तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो देयर इज़ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी लो होता है, मोराल भी हाई होता है, और एक सैटिस्फाइड जो है वर्कफोर्स हमारे पास होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप। तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो कि एप्लीकेंट को क्लियर करने पड़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव हर्डल और बैरियर जिसको एप्लीकेंट्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो इसको सक्सेसिव हर्डल प्रोसेस टेक्निक भी कहा जाता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, रिसीविंग द एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है कि क्या डिमांड है, किस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या सप्लाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लेबर मार्केट कंडीशंस क्या है, लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है। इंटरनल फैक्टर जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल पॉलिसी क्या है, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या है। रिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि पहले एप्लीकेशन रिसीव की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप रिसेप्शन से जाके मिलते हो तो वो बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ की वैकेंसी है। तो एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, देखा जाता है कि सही एप्लीकेंट ने ही फिल किया है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि जनरली ये ब्रीफ होता है। यहाँ पे होता है कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेटिंग का होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है जिससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये रिक्वायरमेंट है, बंदे के अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेटर है और कैंडिडेट के लिए भी बेटर है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करवाया जाता है जिसके अंदर उसका बायोडाटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद एप्लीकेशंस को एक स्क्रीनिंग कमेटी जो है स्क्रीन करती है। कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग होती है जिनको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। और कई बार ऑर्गेनाइजेशन रिटन टेस्ट भी जो है करती है, और बहुत सारे रिटन टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। तो एप्लीकेंट जो स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं उनको टेस्ट के लिए बताया जाता है। तो टेस्ट के यूनिफॉर्म होता है, सिस्टमैटिक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस जो है उसको जज कर सकते हैं। टेस्ट बेनिफिशियल होते हैं जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट लार्ज है। टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, और इस तरह के टेस्ट जो है मतलब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द जॉब क्या है। फिर उसके बाद व्यक्ति अगर टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू जो है पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स लेते हैं, उससे कैंडिडेट के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये होता है कि कई बार जो टेस्ट होता है वहां से चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाती, बंदे का कॉन्फिडेंस आप जज नहीं कर सकते, उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू से वो सारी चीजें जो है क्लैरिफाई हो जाती है। और उसी तरह ही जब पर्सन को हमने सिलेक्ट करना होता है तो उनके रेफरेंसेस और उनकी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। फिर उसके बाद कैंडिडेट को मेडिकल चेक कराना पड़ता है, और फाइनली उस बंदे को सिलेक्ट कर लिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है।
फिर उसकी बता दिया जाता है कि आपको ये स्पेसिफिक जॉब आपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर आना है। फिर उसके बाद इंडक्शन सॉरी, जिसके अंदर फॉर्मली उसको वेलकम किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा टॉपिक है, दैट इज द मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम जॉब्स को डिटेल और सिस्टमैटिक मैनर के अंदर स्टडी करते हैं, ताकि हमें जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और उसी तरह जो व्यक्ति उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में हमें पता चल सके। जॉब एनालिसिस के अंदर हम जॉब के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस जॉब को एनालाइज करते हैं। देखो, जॉब जो है तभी हम एनालाइज कर सकते हैं अगर जॉब डिजाइन है, ऑलरेडी सब कोई उसको परफॉर्म कर रहा है। तो जॉब एनालिसिस से जॉब आइडेंटिफाई करते हैं, नेचर ऑफ द जॉब को अंडरस्टैंड करते हैं, उस जॉब के अंदर पर्टिकुलर ऑपरेशंस क्या है, किस तरह का मटेरियल और इक्विपमेंट चाहिए, और जो व्यक्ति ने उस जॉब को परफॉर्म करना है उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए, और इसका दूसरी जॉब के साथ क्या रिलेशन है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस से दो चीजें इमर्ज करती हैं, दो इसके आउटपुट है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन जो है दैट इज डाटा रिलेटिंग टू द जॉब, जिससे हमें जॉब की नेचर, उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलता है। और जॉब स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कितनी मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए ताकि जॉब को सही ढंग से परफॉर्म किया जा सके। Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibility of a specific job. और इसका जो immediate product है that is the job description and the job specification. तो जॉब एनालिसिस की जो अप्रोचेज हैं टास्क ओरिएंटेड है, जिसके अंदर जो जॉब के अंदर एक्चुअल एक्टिविटीज है उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि जॉब की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यहाँ पे टास्क जो होते हैं इम्पोर्टेंस, फ्रीक्वेंसी और डिफिकल्टी के बेसिस पे। वर्क ओरिएंटेड के अंदर ह्यूमन एट्रीब्यूट देखा जाता है। तो यहाँ पे है कि जिस बंदे ने इसको परफॉर्म करना है उसके अंदर क्या नॉलेज, स्किल और एबिलिटी चाहिए है। So these are the methods: job performance, personal observation, critical incidents, interview method, panel of experts, employee diary and records. तो यहाँ पे जो व्यक्ति जॉब एनालिसिस कर रहा है वो एक्चुअल में उस जॉब को परफॉर्म करके देखता है ताकि उसको जॉब के बारे में पता चल सके, उसके एक्चुअल टास्क क्या है, फिजिकल एंड सोशल डिमांड्स क्या है। ये मेथड वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे जॉब्स को हम बड़ी आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं और स्किल रिक्वायरमेंट इज वेरी लो। तो ये उन जॉब के लिए सुटेबल नहीं है जो कि डेंजरस है, जिसके अंदर हमें एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए। तो दूसरा मेथड जो है दैट इज पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे जॉब एनालिस्ट जो है वर्कर्स को काम करते हुए ऑब्जर्व करता है। तो वो देखता है कि किस स्पीड से काम हो रहा है, किस तरह की वर्किंग कंडीशन है। तो यहाँ पे वो पूरा मतलब वर्क साइकिल जो है उसको ऑब्जर्व करता है। तो जहाँ पे ये उन जॉब के लिए सुटेबल है जहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करना है, मैनुअल है काम, स्टैंडर्डाइज्ड है और शॉर्ट जॉब साइकिल है। ऑब्जर्वर जो है ज्यादातर एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करता है और स्पेसिफिक जॉब नीड्स की चीजों को वो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन करता है अपनी डायरी पे नोट करता रहता है। क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं, ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि जो भी उनकी वर्क ड्यूरेशन के अंदर कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ है तो उसको बताइए कि वहां पे उसका रोल क्या था। तो जिससे क्या होता है कि वो पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं, ये क्रिटिकल इंसिडेंट बताते हैं कि उस जॉब के साथ कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, वर्कर ने उसको किस तरह से हैंडल किया, किस तरह की क्वालिटी है और किस तरह से डिफिकल्टी उसके अंदर आती है। ये इंसिडेंट कलेक्ट किए जाते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन की जाती है और जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये हमारा जो एम्प्लॉयज का इफेक्टिव बिहेवियर था ये इनइफेक्टिव बिहेवियर है। उसी तरह जॉब के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पता चलता है। इंटरव्यू मेथड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे या तो जो एम्प्लॉय है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सुपरवाइजर से भी पूछे जाते हैं जो उसका इमीडिएट बॉस होता है। और ये जो क्वेश्चनिंग है इंडिविजुअल भी हो सकती है, वन टू वन के बेसिस पे हो सकती है, ग्रुप सेटिंग के अंदर भी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है और जो एम्प्लॉय सेम जॉब कर रहे हैं उनका ग्रुप इंटरव्यू भी होता है और उसी तरह सुपरवाइजर के साथ भी इंटरव्यू होता है ताकि जॉब को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। और इसी तरह जो इंटरव्यू मेथड है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और वैल्यू ऑफ डाटा जो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू वो बंदा किस तरह से ले रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो होते हैं
यहाँ पे क्या होता है कि जो सीनियर जॉब इंक्रीमेंट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, उनके साथ जो है इंटरेक्शन होती है, इंटरव्यू होती है। एम्प्लॉयी डायरी और लॉग के अंदर क्या है कि एम्प्लॉयी जो भी वो काम करते हैं, एक डायरी वो लगा के रखते हैं जहाँ पे वो मतलब देखते हैं कि इस जॉब को वो कितनी फ्रीक्वेंटली परफॉर्म करते हैं, कितना टाइम लगता है उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो ये मेथड जो है काफ़ी डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसी तरह रिकॉर्ड जो होते हैं वो भी पर्सोनल डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड रखता है उसको भी देखा जा सकता है। फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि क्वेश्चनर जो होता है ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मेथड भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जॉब होल्डर को प्रॉपर्ली एक डिज़ाइन क्वेश्चनर दिया जाता है जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लोगों से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है।